हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और नए लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डाइपोल के बारे में। हमने तो डाइपोल के बारे में पहले ही बात कर ली थी भैया। नहीं, डाइपोल मतलब क्या है? डाइपोल का सेकंड लेक्चर होना, डाइपोल का मतलब थर्ड लेक्चर होने वाला है। ऐसे तो पहले लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन लिया था, दूसरे वजह हमने देख रहे थे कि डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। पहला एक रिक्वेस्ट है, आपको मच्छर एक आध दिख सकते हैं, ठीक है? नहीं दिखते हो तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं, मेरे सामने आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आप मेरे पास डाइपोल है, डाइपोल समझ में आता है सभी को कि एक डाइपोल है। अगर नहीं देखा तो फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं या आप कहीं से उसको पढ़ सकते हैं। डाइपोल मतलब क्या होता है? एक सिस्टम होता है चार्जेस का, पॉइंट चार्जेस का, ठीक है? पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम होता है, वो कुछ सेपरेशन पे रखे होते हैं, और जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर में होते हैं। इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ट्वेल्व बोलते हैं, और जो ट्वेल्व है ये बहुत ही कम होता है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम लोग बोल दिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है? बहुत बढ़िया। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे बात की थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इसके एक्सिस पे, यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रख देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। आइए देखते हैं, कुछ बेसिक से शुरू करते हैं, बहुत ही, ठीक है? तो मान लीजिए अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म है, ऐसे यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाते हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। अब हमने क्या किया है, मेरे पास कलर्ड नहीं है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे दूसरा मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस पोजीशन पे यहाँ पे एक डाइपोल रखा है, जिसकी डायरेक्शन ये है। जैसे डायरेक्शन समझ में आता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। और यहीं पे एक और रखा है मैंने, जिसकी डायरेक्शन इधर है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। समझ में आता है? बहुत बढ़िया। ये पहला केस है ए, ये बी है, और अपने पास ये सी तीसरा केस है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म फिलहाल नहीं है, टाइम मिला तो उसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कुछ ऐसे रखा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। काफ़ी लोग बोलेंगे एक और केस है भैया, इसको उल्टा कर दो। वो दोनों एक ही केस हो जाते हैं, दोनों केस एक ही हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट नहीं होते हैं। समझ में आता है? तो अब बताना है कि अब इन तीनों केसेस को हम लोग चलो डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों केसेस के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ 11th की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको। आइए, अच्छा, इस वाले केस में जो फर्स्ट वाला केस है ये सी मान लेते हैं। अब बताइए कि जो फर्स्ट वाला केस है वहाँ पे उस पर क्या एफ फोर्स कितना लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स, तो बताइए फर्स्ट वाले केस में फोर्स कितना लग रहा है इस वाले चार्ज पे? इधर की तरफ क्यू ई, इस वाले पे अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई। इस पर तो एफ नेट जीरो आ रहा है, इस पर तो एफ नेट जीरो आ रहा है, यानी इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है? जीरो। इस पर एफ नेट जीरो है। इस पर देख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी क्यू ई ये रहा, क्यू ई ये रहा। इस पर भी एफ नेट कितना हो गया? जीरो। इस पर भी एफ नेट जीरो हो गया। इस वाले केस पे बात कर लेते हैं। इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। डायरेक्शन सबको चूज करना आता है, डायरेक्शन एक मिनट बता दे रहा हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू क्यू। एम में होता है, हमने भैया पढ़ा था। एम में की बात नहीं कर रहा मैं, ये वाली बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली की। एम में तो होता है, लेकिन क्यू ई भी तो होता है एक, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है? तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी यहाँ पे हमने बात की थी, ये जो क्यू है इसको साइन के साथ करना है, पुट क्यू विद साइन। यहाँ पे जो क्यू है इसको साइन के साथ पुट करना है, और साइन के साथ अब निगेटिव है तो फिर अपोजिट में आ जाता है, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। समझ में आता है? और बेसिक है तो फिर आप समझ ले रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो इधर है, मतलब इधर, यानी यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा और यहाँ कहीं निगेटिव होगा।
तो अब देखो पॉजिटिव वाला है तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा। जिसने पढ़ा है उसी को समझ में आया होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। मैं पहले लिख के देता हूँ, यहाँ पे लिख के दे दूँ क्या, नहीं समझ में आया होगा जिसने नहीं पढ़ा है। ये बात समझ में। अच्छा मतलब इस वाले केस में बी एफ नेट जीरो है, यानी इन तीनों केसेस में एफ नेट क्या है, जीरो है। इन तीनों केस में एफ नेट क्या है, जीरो है। समझ में आती है बात। टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क, टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स। तो टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क क्या इस केस में जीरो है, यानी टॉर्क जो है इन दोनों केस में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सभी को समझ में आता है। इन दोनों केस में टॉर्क जीरो है, इन दोनों केसेस में टॉर्क क्या है, जीरो है टॉर्क फोर्स, और इसमें टॉर्क की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। यानी अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, जीरो। कैसे भी रखो, कैसे भी रखो, उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, जीरो। लेकिन टॉर्क इस केस में आता है, बाकी केसेस में नहीं आता है। अभी ये प्रूव भी कर दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जीरो कैसे हो गया, अगर जिसने 11th पढ़ा उसको पता चला कि यहाँ पे टॉर्क जीरो है और यहाँ पे है, यहाँ पे टॉर्क है और यहाँ पे जीरो है। जिसने पढ़ा होगा उसको ही पता होगा 11th में। बाकी तो अभी हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि इस केस में, इन दोनों केसेस में टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है। बताऊँ, अब हेडिंग डाल लीजिए, टॉर्क ऑन एन डाइपोल। टॉर्क ऑन एन डाइपोल, डाइपोल मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आता है। अब यही अपनी हेडिंग है और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले कुछ 11th की बातें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजफुल है। अगर आपको याद हो 11th में हमने पढ़ा था, अगर कोई एक बॉडी है, इसके इधर पे फोर्स लग रहा है एफ इधर और इसके इधर फोर्स लग रहा है एफ इधर, ठीक है। यानी किसी बॉडी पे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर किसी बॉडी पे एफ नेट की वैल्यू जीरो है, इस पर देखो एफ नेट जीरो है कि नहीं, अरे हाँ कि ना, तो टॉर्क ज़रूरी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो टॉर्क यहाँ पे नॉन ज़ीरो है। यानी पहला पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हो कि किसी बॉडी पे अगर, नोट पॉइंट फर्स्ट है, किसी बॉडी पे अगर फोर्स ज़ीरो हो तो टॉर्क ज़ीरो हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी बॉडी पे अगर फोर्स ज़ीरो हो तो टॉर्क ज़ीरो हो ये ज़रूरी नहीं है। ये लिख लो, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप 11th पे लिख सकते हो। 11th की बातें, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, समझ में आता है। किसी बॉडी पे फोर्स जीरो तो उसका टॉर्क जीरो हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ ज़रूरी होती है कि अगर दूसरा पॉइंट क्या है, अगर एफ नेट ज़ीरो हो तो हर एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट, अरे टॉर्क हम लोग किसी एक पॉइंट से निकालते हैं ना, किसी एक पॉइंट से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो जो टॉर्क है अबाउट एवरी पॉइंट क्या हो जाएगा, विल बी सेम। यानी अब ये देखो कैसे घूमेगा, आप खुद ही समझो कैसे घूमेगा, देखना। अब आप इसको, मैं इधर दबा रहा हूँ, फोर्स लगा कि नहीं लगा, एक फोर्स लगा। मान लो एक फोर्स मैंने ऐसे, देखो ये घूमने लगा, मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ इसको, इसी एक्सिस पे। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं है। मैं मान लो ऐसे रख दूँ, एक मिनट मुझे ऐसे रखने दो। अब सोचो, अब मैं इधर से इसको खींचूँ और इधर से, और ये आगे ना बढ़ पाए तो क्या घूम जाएगा। जिसको फील नहीं हो रहा वो देखो, सोचो कि मैं इसको ऐसे रख दूं, एक इधर फोर्स लगाए एक इधर फोर्स लगाए, आगे ना बढ़ पाए, इतना ऐसा फोर्स लगा, हिंज कर दो आगे। अगर आप बढ़ने में दिक्कत हो रही है हिंज कर दो, क्योंकि तब इसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो आगे बढ़ाएगा और जो टॉर्क है वो घुमाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको ऐसे हिंज कर दो। अगर आपको दिक्कत हो रही है, अब इसको घुमाओ, सॉरी इसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो ये घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, घूमा कि नहीं घूमा, घूमा। अरे ऑब्वियसली बता यार, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे फोर्स लगाओ, ये देखो मैंने पकड़ के रखा है, तो ये ऐसे घूम जाएगा। और यहीं पे टॉर्क जीरो नहीं है, ये हमको फील होता है। लेकिन हाँ, फिजिक्स में भी हमने अपने 11th में पढ़ा था कि ये जीरो नहीं। तो फिजिक्स की कुछ 11th की कुछ बातें हैं वो हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी सी जल्दी में, कि अगर फोर्स जीरो हो, एफ नेट जीरो हो तो टॉर्क जीरो हो ये ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि अगर एफ नेट जीरो है तो जो टॉर्क है हर पॉइंट के लॉन्ग, हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा, हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा। यानी आप चाहे यहाँ से टॉर्क निकालो कितना आएगा, और यहाँ से निकालो, चाहे इसके मिड पॉइंट से निकालो, यहाँ से कितना आ जाएगा 2FL। अगर इस रॉड की लेंथ में L ले लूँ, इसके अबाउट 2FL, इसके अबाउट भी 2FL आएगा। भरोसा हो तो निकाल के देख लेना, ना हो तो अभी निकालेंगे, ये सेम ही क्वेश्चन है, अभी निकालेंगे ना रे बाबा, तुम्हें नहीं आया, निकालेंगे, ठीक है।
ये समझ में आया? यानी पहला पॉइंट यह था कि एफ नेट जीरो हो तो टॉर्क जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर बॉडी क्या हो, फ्री टू रोटेट हो, अगर बॉडी क्या हो, फ्री टू रोटेट हो, तो बॉडी क्या है, खुद एक्सिस डिसाइड करती है। 11th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अगर बॉडी फ्री टू रोटेट हो तो क्या होता है, जो बॉडी है वो खुद एक्सिस क्या करती है, डिसाइड करती है कि मैं इस एक्सिस के अबाउट घूमूंगी, मैं इस एक्सिस के अबाउट घूमूंगी। असली मैं अटक जा रहा हूँ क्या, मैं इस एक्सिस के अबाउट, ये जो बॉडी है इसी एक्सिस, ये अरे यार घूमना किसके अबाउट होता है, अपनी किसी एक्सिस के अबाउट होता है कि नहीं। अब बॉडी पे एफ नेट क्या है, जीरो है। अगर बॉडी पे एफ नेट जीरो है तो क्या होगा, बॉडी जो एक्सिस है वो खुद डिसाइड करेगी। मैं हट जाता हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो, बस लिखा ही कुछ नहीं है। बॉडी क्या है, वो खुद ही एक्सिस डिसाइड करती है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, कौन सी एक्सिस, रोटेशन की एक्सिस भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो खुद ही डिसाइड करती है। समझ में आ रहा है? अब आपने पढ़ा होगा या मतलब फिर से, तो अगर ये कंडीशन आती है तो जो यहाँ पे लास्ट कंडीशन है, जो एक्सिस है वो कैसी होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। जो एक्सिस डिसाइड करती है वो इसके सेंटर ऑफ मास से होती है डिसाइड। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे कि जो एक्स, अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद डिसाइड करती है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और पैरेलल किसके हो, और पैरेलल किसके हो, टॉर्क के। और किसके पैरेलल हो, टॉर्क के पैरेलल। ये 4 पॉइंट्स हैं, हमने लिखे, समझे? ये 4 पॉइंट हमने बात की थी। पहला पॉइंट क्या था कि अगर एफ नेट जीरो हो तो टॉर्क जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट क्या होगा, बॉडी के सेम होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या बोला था, पीछे करके काफी लोग देख रहे होंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोला था कि अगर बॉडी फ्री टू रोटेट हो तो जो बॉडी है वो रोटेशन ऑफ एक्सिस की, रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद डिसाइड करती है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे डिसाइड करती है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है, और पैरेलल टू किसके होती है, टॉर्क के। जो टॉर्क लग रहा है उसके पैरेलल होती है। अगर एक लाइन में उसको समराइज करने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ ए बॉडी, ये बॉडी क्या है, फ्री टू रोटेट है। इफ ए बॉडी, इसको यहाँ पे मैं खड़ा हूँ लेकिन बाद में कट कर दूंगा, ठीक है, अरे वो ताकि पीछे वाले दीवार ना है। इफ ए बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इफ ए बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस passing through its center of mass, passing through its center of mass and parallel to torque vector। काफी लोग बोल रहे भैया लिख दो यार, तो ये नोट पॉइंट था। और जो समराइज में अगर इसको करूं तो क्या है, इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, अरे देखो तो सही, ये बॉडी भाई फ्री टू रोटेट है कि नहीं है, रोटेट है कि नहीं, फ्री टू रोटेट है, ठीक है। अब अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है तो क्या होती है, इट विल डिसाइड इट्स अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद डिसाइड करती है। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, दूसरा पॉइंट याद करो आप, अगर कोई बॉडी रोटेट करने के लिए फ्री हो तो ये किसके अबाउट घूमती है, रोटेट, तो इट विल रोटेट किसके अबाउट घूमेगी, इट विल रोटेट किसके अबाउट द एक्सिस ऑफ, नहीं आएगा, मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूँ यार, मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा। इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, लिख के लाना चाहिए था यार, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास which is parallel to torque vector, which is parallel to torque vector. If a body is free to rotate, it will rotate about the axis passing through center of mass which is parallel to torque vector, which is parallel to torque vector। इतनी बात समझ में आ रही है? ये इसी का समरी था। ये 11th रिवीजन के नाम पे आप लिख सकते हो, ये आप 11th रिवीजन के नाम पे लिख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मिटाओ इसको। आइए उसी के बारे में फिर से बात करते हैं, वही फिगर जो तीसरा वाला था फिर से बना के उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। तो बहुत सी बेसिक बातें, बहुत छोटा सा शायद लेक्चर हो, खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। आइए, यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ की,
सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। उसमें हम लोग किसी एंगल पे एक डाइपोल को रखेंगे। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है हम मान लेंगे कितनी है, 2L है। कितनी है, 2L है। ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा तब, ये अगर इसका मास m है और इसका मास m है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, L, और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, बस फंडा क्लियर है अपने को। अगर आपको 11th वाला आता है तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है QE, यहाँ पे फोर्स लग रहा है QE, तो बॉडी विल रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। अरे इसका सेंटर ऑफ मास यही तो है, इसका सेंटर ऑफ मास यही तो है। तो आप नेट टॉर्क निकाल लो कि इस पे बॉडी पे कितना टॉर्क लग रहा है, इस बॉडी पे कितना टॉर्क लग रहा है। 1 मिनट में एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, लेट मी चेक दैट आउट। प्लीज़ 1 मिनट मुझे टाइम दे। ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, ये बात क्लियर है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, टॉर्क क्या होता है, मैं कुछ लिखा रहा तो मैं सोच रहा था कुछ भूला तो नहीं हूँ। अगर यहाँ पे ये एक टॉर्क 1 लग रहा है तो टॉर्क नेट की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, टॉर्क नेट इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क ऑफ 2। ये वेक्टर सम लिखा है। अच्छा, अब सुनिएगा, जो टॉर्क है वो क्या अंदर है। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी आती है ना, देखो ये ऐसे घुमाएगा। टॉर्क एक्चुअल में होता था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता था, आर इंटू एफ, कि आर क्रॉस एफ, फोर्स इंटू, यही तो होता था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। नहीं आया, ये रहा आर, ये रहा एफ अंदर। अगर लेमैन की भाषा में बोला जाए तो ये जो टॉर्क 1 है वो कैसा है, क्लॉकवाइज देखो, और जो टॉर्क 2 भी क्लॉकवाइज, यानी सेम सेंस में है। यानी जो दोनों टॉर्क हैं कैसे हैं, सेम सेंस में है, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब कि घूमने के चांसेस हैं बॉडी के, घूमने के चांसेस हैं बॉडी के। तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले वाले में निकाल लो। ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। अगर ये एंगल थीटा है, मैं काफ़ी गंदा कर दिया है, देखो यहाँ पे ये था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ से एंगल मान लेते थीटा, और ये एल है, इसको फोर्स इधर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये एल है, एल साइन थीटा, ये एल कितना हो जाएगा, साइन थीटा। नहीं आया, टफ लग रहा है क्या, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, दूसरा भी क्या हो जाएगा, वेरी वेरी सॉरी मैंने पी लिख दिया, क्यू ई एल साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा है, प्लस दूसरा भी हो जाएगा क्यू ई एल साइन थीटा। आया समझ में, काफ़ी गर्मी है, पंखा नहीं चला है ना, आवाज़ इसलिए आपको बैकग्राउंड में कम भी जा रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2QL ई साइन थीटा, 2QL इंटू एल साइन थीटा। अच्छा, 2QL क्या हो गया, P, तो PE साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू क्या आई, PE साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू क्या आई, PE साइन थीटा। समझ में आया। अब देखना यहाँ पे P है और E है। P मतलब क्या है, ये देखो, मैं अगर यहाँ पे फिर से इस फिगर को ड्रॉ करूँ, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और P ऐसे था, P की डायरेक्शन देखो ऐसी थी, ये P है, और यहाँ पे जो एंगल था वो थीटा P और E के बीच के था। P और E के बीच का एंगल क्या था, थीटा था, यानी P E साइन थीटा, यानी कहीं पे क्रॉस तो आना चाहिए, और इसके क्रॉस होने के 2 चांसेस हैं। पहला क्या है, P क्रॉस E, दूसरा क्या है, E क्रॉस P। पहला क्या है, P क्रॉस E, दूसरा क्या है, E क्रॉस P। तो क्या होगा, पहला की दूसरा P क्रॉस E की E क्रॉस P साइन थीटा। तो देखते हैं, P क्रॉस E करो, P ये रहा, P ये रहा, E किधर है, ये, तो P क्रॉस E अंदर, ये करना आता है ना सबको, ये राइट हैंड थंब रूल। तो P पे अपना हाथ रखो, P पे हाथ रख दिया, चलो आपने मान लो किसी ने ऐसे रखा, अब घुमाओ कि ताकि जो आपका ये जो कर्ल है, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ E। तो अब देखो E आ ही नहीं रहा, अब पीछे नहीं कर सकते ना, ऐसे होगा। अगर आपको होता है तो फिर आप मानुष नहीं है, आप पुरुष बिल्कुल नहीं है, महापुरुष है। अगर लड़कियां देखनी तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप कुल मिला के होमोसेपियंस नहीं हो अगर आपका ऐसे हो रहा है तो।
अब देखो मेरा तो ऐसे हो रहा है, तो इसमें मैंने क्या किया, पी क्रॉस ई मतलब अंदर, पी क्रॉस ई मतलब अंदर, तो यानी और टॉर्क भी तो अंदर लग रहा था। ओ हो, यानी टॉर्क अंदर लग रहा था और पी क्रॉस ई की डायरेक्शन भी अंदर आ रही है, तो यानी क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये नहीं, अरे इसका तो बाहर आ रहा है, तो टॉर्क बाहर थोड़ी ना है, टॉर्क देखो अंदर है, आर क्रॉस एफ, देखो अंदर, अंदर बाहर, इसकी एक डायरेक्शन और होती है, मैं वो अभी फिलहाल नहीं बता रहा कैसे निकालते हैं, ठीक है? समझ में आया? ये फंडा समझ में आया? यानी पी क्रॉस ई, ये जो टॉर्क है वो क्या है, यहाँ पे मैं कहीं लिखता हूँ, यहाँ पे शायद आपको ऊपर दिख रहा हो, तो टॉर्क जो है वो आया अपने पास, टॉर्क की वैल्यू एफ, सॉरी पी क्रॉस ई, टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, पी क्रॉस ई। सबको समझ में आता है? टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, पी क्रॉस ई। अब देखना यहीं पे, अब मैं क्लियर कर लेता हूँ, थीटा की वैल्यू, वो थीटा क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड पी, यानी पी एंड ई के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी, नहीं पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल है, कि पावर ऑफ लेंस है, नहीं ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का अगर एंगल मैं जीरो कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा। इसी का अगला केस क्या है, फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या ले लूँ, 180 ले लूँ, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, यानी फिर से टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी अगर पहला और दूसरा जो हमने केस शुरुआत में डिस्कस किया था, उन दोनों केस में देखो टॉर्क जीरो आ रहा था, और इस केस में क्या है, जीरो है। अब यहाँ से टॉर्क को अगर आपको डिफाइन करना हो तो मैं और भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर दो फोर्सेस लग रही हो किसी बॉडी पे, एक भी लग रही हो लेकिन दो लग रही हो, ठीक है, एक नहीं दो, ठीक है, और अरे हिंज कर दोगे तो एक चीज़ पकड़ गया, तो ठीक है, समझ में, पहले सुनना। अगर किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रही है तो वो उसके ऊपर टॉर्क लगे, ये ज़रूरी नहीं है। अब मान लो मैंने इसको हिंज कर दिया, एक ही फोर्स लगाऊं तो खुल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हो और फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, क्या बोल दिया, जैसे फोर्स लग रहे हो दो और दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम बिल्कुल ना हो, तो टॉर्क लग जाता है, वहाँ पे घूमने लगती है बॉडी। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, जैसे यहाँ पे देखो दोनों जो लाइन थे एक लाइन पे आ रहे थे, लाई कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या एक लाइन पे लाई नहीं गई, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो यानी जो दो फोर्स लग रही है उनका लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम नहीं हुआ तो बॉडी क्या हो जाती है, फ्री टू रोटेट, यानी बॉडी रोटेट, अगर रोटेट करने के लिए फ्री है तो बॉडी क्या करने लगती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। क्या आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। मिटाऊं क्या, आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर सकता हूँ मैं, कि इस क्या सभी केसेस में एफ ज़ीरो है, क्या नीचे वाला दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा था, क्या दोनों इन सभी केसेस में एफ ज़ीरो है, ओ हो, यानी यहाँ पे टॉर्क भी ज़ीरो है और फोर्स भी ज़ीरो, यानी ना बॉडी घूमेगी ना तो चलेगी, यानी इन दोनों केसेस में क्या है, जो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अरे भाई ना बॉडी घूम रही है ना बॉडी चल रही है, ना बॉडी घूम रही ना चल रही, तो बॉडी रेस्ट में है। ना एंगुलर एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन है तो बॉडी क्या हो गई, ना घूमेगी ना तो चलेगी, तो बॉडी रेस्ट में है। और अगर रेस्ट में है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर रेस्ट में बॉडी हो तो कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम में कर लेते हैं, मिटाते हैं। तो हमने पढ़ा क्या कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, अगर किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, ज़ीरो। टॉर्क कितना लगता है, पी क्रॉस ई, कितना लगता है, पी क्रॉस ई, यानी पी ई साइन थीटा, यानी पी ई साइन थीटा। समझ में आई बात, समझ में आई बात? आइए हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस की, क्योंकि हमने पिछले केस में डिस्कस किया। तो मान लीजिए ऐसे रखा है हमने, ठीक है, एक ऐसे और बना लेते हैं।
और यहाँ पे क्या है कि ऐसे हमने डाइपोल को एक ऐसे रखा है, और एक कंडीशन में डाइपोल को हमने ऐसे रखा है। अच्छा, ये डाइपोल है P और दोनों एक ही हैं, फिगर ढंग से नहीं बन रहा है। ये P है और ये भी P है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हमने लगा दी है। ठीक है, समझ में आता है। अब बताना ये दोनों क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया ना। क्वेश्चन ये थोड़ी पूछूंगा, क्वेश्चन ये है इनमें से कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। अब कैसे डिसाइड होता है, क्या करो उसकी पोजीशन से उसको क्या थोड़ा सा खिसकाओ, यहाँ पे खिसकाने का कोई मतलब नहीं होता है सेंस से, तो हम इसको इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को थोड़ा सा रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, हल्का सा रोटेट करते हैं, स्लाइटली रोटेट कर दो, देख लो इसको, अपन मान लेते हैं इसको ऐसा हल्का सा रोटेट कर दिया इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर रख दो, एंगल कितना बना थीटा, फिर से टॉर्क किधर लगेगा P क्रॉस E अंदर, यानी फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। अरे देख लो यार, यहाँ पे QE, यहाँ पे भी क्या QE है कि नहीं, अरे हाँ कि ना, हाँ या ना, क्या लाइट डिम हो गई क्या, कि मुझे लग रहा है, पता नहीं यार, मुझे लग रहा है ऐसा। आज इसको रोटेट कर दो इसके पोजीशन से, यहाँ से इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, काफ़ी लोग तो कंफ्यूज हो गए ये क्या है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे नेगेटिव रखा है, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव। तो जैसे इसको खिसकाऊंगा तो इधर लगेगा QE, इधर लगेगा QE। ओहो, ये तो अंकल के साथ बैठने वाला केस हो गया, कि वापस आएगा ही नहीं बेचारा, वापस घूम गया। टॉर्क बाहर लगता तो समझ में कुछ आता ना, टॉर्क बाहर लगता तो समझ में आता, लेकिन टॉर्क तो बाहर लगा ही नहीं, टॉर्क तो अंदर लगा, जिसके से बॉडी वापस इस वाले केस में आ जाएगी। यानी ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। मैं थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ये स्टेबल है इक्विलिब्रियम केस, और ये कैसा है अनस्टेबल है। यहाँ से एक लाइन अगर आपको अच्छा लगे तो लिख लेना कि जो टॉर्क है उस पर जो लग रहा है इसका सेंस क्या है, लग क्यों रहा है। देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती क्या है कि जो ये डाइपोल है उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, चाहती तो ये कर तो यही वही रही है ना। हमने इसको हल्का से खिसकाया, मान लो ये और वापस ये टी टी, ये वापस आ जा रही है, और मैंने इसको ऐसे रखा था यहाँ भी, ये ऐसे घुमाया, वापस तो आई नहीं, वापस लौट गई। समझ में, अरे यार तुमको नहीं आया, देखो भले ही मेरी बात आपको समझ में थोड़ी कम आ रही हो, लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि डाइपोल ऐसे तो था, डाइपोल ऐसे रखा गया था, इसको हमने जैसे ही खिसकाया वो वापस उसी पोजीशन में आ गया, यानी उसका मन है कि वहीं पे आना चाहता है। समझ में आया, ये वही करना चाहिए भाई, इसको उसी डायरेक्शन में आना चाहिए। और लॉ ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है। अब ट्राई क्यों बोला, मतलब मैं ऐसे पकड़ लूँ, मैं जान ही नहीं दूंगा, टॉर्क से ज़्यादा वो लगा दूँ मैं, तो जाके दिखा, समझ में आई बात, मैं ऐसे पकड़ लूँ, मैं नहीं जाने दे रहा, तो उसी पे तो रुक जाएगा ना, इसलिए ट्राई करता, अगर फ्री है तो फिर चला जाएगा, और नहीं फ्री है तो नहीं जाएगा। क्या क्लियर है इतनी बातें, बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या मिटाऊँ इसको, ये मिटाऊँ, मिटा दूँ इसको, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वाले केस पे क्या लिखा है, स्टेबल है ये, ठीक है, इस वाले केस पे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो SHM वाली कंडीशन, जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे SHM आ जाती है। इसके लिए आपको मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब 4 5 10 मिनट का मैक्सिमम हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन कौन कराता है, देख लो कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। इसमें देखो दिक्कत क्या है, अगर मैं करा तो दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए क्या आना चाहिए, पहले तो इसके साथ खेलना आना चाहिए, दूसरा क्या टॉर्क आ रहा है, मैकेनिक्स का पार्ट है 11th का, तो वहाँ पर टॉर्क के साथ आपको खेलना आना चाहिए कि टॉर्क आखिर है क्या। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि मैंने इसको खिसका दिया, बताओ इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, आप क्या बताओगे, क्वेश्चन समझ में नहीं है कितने को समझ में आई बात। तो फिर उसके बारे में हम लोग बात थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में 2-3 अच्छे क्वेश्चन में लेके आता हूँ, ठीक है। अगर मन के इसके जस्ट बाद बना दूंगा, तो करते हैं यहीं पे ख़त्म, पूरी कहानी हो गई, क्वेश्चंस बचे हैं, तो करता हूँ वीडियो यहीं पे ख़त्म। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।